बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो स्टूडेंट्स, हम चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इससे पहले हमने पढ़ा था चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। उसमें हमने ये पढ़ा था कि लिक्विड से सॉलिड्स और सॉलिड से लिक्विड्स कौन सी स्टेट्स होती हैं और ये कैसे चेंज होती हैं। तो इनकी स्टेट चेंज करने के लिए फ्रीजिंग और मेल्टिंग का प्रोसेस मौजूद था, जिसमें सॉलिड से लिक्विड आने के लिए मेल्टिंग हो रही थी और लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए फ्रीजिंग हो रही थी। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी कि लिक्विड से गैसेस या गैसेस से वापस लिक्विड आने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, 2 सेम है, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है। एक है वेपोराइजेशन और एक है इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट, ये दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। ये डिफरेंस समझ लें। वेपोराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करें, उसके बाद उससे जो भाप निकलेगी वो उड़ जाएगी और वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले ही पानी उड़ जाए, किसी भी टेम्परेचर पे उड़ जाए और भाप बन जाए, तो उसको कहेंगे कि ये एवेपोरेशन है। तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में यही फर्क है कि वेपोराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट इन्वॉल्व है और इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट की कोई कैद नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे पानी गैसियस स्टेट में आ सकता है। इसके अलावा गैसियस स्टेट से वापस आने के लिए कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें गैस में से उसकी हीट निकल जाती है। जब उसके अंदर से हीट निकलती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और उसकी वजह से वो अपने अंदर से लिक्विड पानी को निकाल देती है और पानी लिक्विड शेप में आ जाता है। इनिशियली क्या होता है कि पानी नॉर्मल होता है, उसको जब हीट मिलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसके पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव करते हैं और एस्केप कर जाते हैं। क्यों एस्केप करते हैं? कि वो अपने अंदर से जो बॉन्डिंग फोर्स होती है उसको तोड़ देते हैं। ये देखें, ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ये पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हैं सॉलिड की निस्बत। तो स्टूडेंट्स, अब इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है। जब इनको नीचे से हीट मिलेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजीद कमजोर हो जाएंगी। अब इनकी मूवमेंट ज्यादा तेजी से हो जाएगी। ज्यादा तेज होंगे तो एक दूसरे को धकेलेंगे, जब धकेलेंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक स्टेज आएगी कि ये आस्ता आस्ता उड़ने शुरू हो जाएंगे। वजह क्या है कि ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में आने शुरू हो गए हैं। तो स्टूडेंट, ये इस स्टेट में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। इसको कहेंगे कि ये इवेपोरेशन का अमल हुआ है। अगर इसको नीचे से हीट इतनी दी जाए कि ये बॉइलिंग पॉइंट के बाद उड़ना शुरू हुए तो उसको कहेंगे कि ये वेपोराइजेशन है, इनके वेपर्स उड़े हैं, वाटर वेपर्स। तो जब इसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे तब इसके अंदर से गैस उड़ेगी तो वो वेपोराइजेशन होगी। अगर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर पानी उड़ना शुरू हो जाए, जैसे आप कपड़े धूप में लटकाते हैं, तो इतना टेम्परेचर तो नहीं होता कि बॉइलिंग पॉइंट पे हो, लेकिन उसमें फिर भी वेपोरेशन हो रही होती है। वजह यह है कि वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उड़ना शुरू हो जाता है। तो दोनों सूरतों में पानी उड़ के गैस की सूरत में आ जाएगा। जो गर्म गैस होती है वो अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखती है, लेकिन ठंडी गैस अपने अंदर से पानी को निकालती है। जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि अपने अंदर से पानी को रिलीज कर देगी। पानी को रिलीज करेगी तो पानी के ड्रॉपलेट्स वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। इसको कहेंगे कि ये कंडेंसेशन का अमल हुआ है। इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल ये है कि एक बर्तन में पानी रखें और उसको उबलने दें। जब वो उबलना शुरू हो, उसमें से भाप निकलनी शुरू हो, तो आप उसके ऊपर ढक्कन दे दें और चूल्हे को बंद कर दें और उसको ठंडी जगह पे रख दें। घंटे 1.5 घंटे के बाद आप उस बर्तन का जो ढक्कन है उसको अंदर वाली साइड से देखें तो उसके साथ पानी के ड्रॉपलेट्स लगे हुए होंगे। वजह यह है कि शुरू में उसको नीचे से हीट मिल रही थी, उसके अंदर वेपोराइजेशन हुई थी, बॉइलिंग पॉइंट के बाद पानी उड़ना शुरू हो गया, भाप उड़नी शुरू होगी। आपने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, वो भाप उसके ढक्कन के साथ जाके चिपक गई। जब आपने उसको ठंडी जगह पे रखा, उसको हीट सोर्स खत्म हो गया, आस्ता आस्ता वो ठंडा होने शुरू हो गया, उसने अपने अंदर से हीट निकालनी शुरू कर दी। तो एक स्टेट आएगी कि वो पानी जब ठंडा होगा तो उसके ढक्कन के साथ जो गैस लगा हुआ होगा लिक्विड फॉर्म में आ चुका होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको वहां पे नजर आएंगे, तो वो कंडेंसेशन का अमल हो चुका होगा, गैस से वापस पानी अपनी स्टेट में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी कि लिक्विड से गैस
और गैस से लिक्विड कैसे चेंज होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले है वेपोराइजेशन। कहते हैं इट इज द फिनोमेनन इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस या वेपर्स अपॉन बॉइलिंग। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड को गैस या वाटर वेपर्स में शिफ्ट किया जाता है। बॉइलिंग के अमल से उसको उबाला जाता है, नीचे से हीट दी जाती है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी। जब इसको हीट मिलती है तो इसके अंदर पार्टिकल जो से होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑन कंटिन्यूअस हीटिंग देयर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स सफिशिएंटली हाई दैट दे ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम एंड एस्केप फ्रॉम द लिक्विड। तो स्टूडेंट देखें इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है। जब इनको कंटिन्यूअस हीट मिलती रहेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे और एस्केप कर जाएंगे। वेपोराइजेशन इज शोन इन फिगर 11.3a। दिस हैपेंस एट अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आगे फिगर 11.3a है जिसमें वेपोराइजेशन को दिखाया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। अब इसमें आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि वेपोराइजेशन के अमल में एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसके बाद वेपोराइजेशन शुरू होती है, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये देखें 11.3a नीचे बर्नर जा रहा है, उसके ऊपर पानी रखा हुआ है। तो नॉर्मल देखें पानी था, उसको नीचे से हीट मिली। जब हीट मिली तो उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी वो कमजोर होती गई और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। एक स्टेट आई कि ये वेपोराइजेशन के अमल में आ गया और इसके अंदर से वेपर्स निकलने शुरू हो गए और ये तब निकले जब इसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। तो इसको कहेंगे कि ये वेपोराइजेशन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन। अब वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में आपको बता चुका हूँ कि फर्क ये है कि वेपोराइजेशन में मेल्टिंग पॉइंट के बाद से वेपर्स बनना शुरू होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में इसकी कोई कैद नहीं है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इट इज फिनोमेनन ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड वाटर वेपर्स में शिफ्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर इन चैप्टर। इसी चैप्टर में आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ये किसी भी टेम्परेचर पे क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट का इंतजार क्यों नहीं करता। तो स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताना चाहिए कि इनमें फर्क ये है कि वेपोराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट इन्वॉल्व है लेकिन इवेपोरेशन में उसकी कोई कैद नहीं है। आगे पढ़ते हैं कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट देखें पहले हमने पढ़ा था कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में, अब हम पढ़ते हैं कि गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड में आएंगे तो कौन सा अमल होगा। कहता है इट इज अ फिनोमेनन इन विच गैसेस जो कि वेपर्स होते हैं चेंज इनटू लिक्विड्स। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो गैसेस या वेपर्स होते हैं वापस लिक्विड में आ जाते हैं। कंडेंसेशन हैपेंस इन वेपर्स वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर लो। कंडेंसेशन उन वेपर्स में होता है जहां पे टेम्परेचर लो हो जाता है। वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कूल एयर। तो ये भी एक पॉइंट है, आप ध्यान में रखें कि जो गर्म हवा होती है अपने अंदर ज्यादा नमी को समा के रखती है, लेकिन जो ही ठंडी होती है तो वो अपने अंदर से वेपर्स को निकाल देती है, ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। व्हेन द वार्म एयर या मॉइस्ट एयर कूल डाउन, जब गर्म हवा या नमी वाली हवा ठंडी की जाती है, द वाटर वेपर्स कंडेंस बिकॉज द कूलर एयर हैज अ लोअर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। अभी हमने पढ़ा था कि ठंडी हवा अपने अंदर वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए जब आप गर्म हवा को या नमी वाली हवा को ठंडा करेंगे तो उसके अंदर से वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे और वापस वाटर वेपर से लिक्विड में आना शुरू हो जाएंगे। वजह क्या है कि ठंडी हवा उनको होल्ड नहीं कर सकती, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि अपने अंदर वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टेक अ कोल्ड वाटर बॉटल आउट ऑफ द फ्रिज यू ऑफन सी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द आउटसाइड एज शोन इन फिगर 11.3b। अब देखें ये फिगर 11.3b है जिसमें आपने फ्रिज से एक ठंडी बोतल निकाली, उसको बाहर रखा रूम टेम्परेचर पे, तो क्या हुआ कि उसके गिर्द वाटर के ड्रॉपलेट्स लग गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि रूम की जो नॉर्मल एयर थी, रूम टेम्परेचर ज्यादा था, उसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद थे, लेकिन उसी रूम टेम्परेचर के अंदर आपने फ्रिज से एक ठंडी बोतल निकाल के रख दी। अब बोतल ठंडी थी, उसका एनवायरनमेंट था गर्म, उसके साथ जब गर्म हवा आके लगी तो वो ठंडी हो गई। जब वो हवा ठंडी हुई तो उसने अपने अंदर से वाटर वेपर्स को निकाल दिया। वो वाटर वेपर्स इस बोतल की साइड पे आके चिपक गए। तो वजह ये थी इसकी ठंडक की वजह से इसके साथ जो नमी वाली हवा टकराई, उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, उसने अपने अंदर से वाटर वेपर्स निकाले और इसके साथ चिपका दिए, ना कि इसके अंदर से वाटर वेपर्स निकले हैं बाहर। बाहर वाली हवा को इसने ठंडा किया और उसके अंदर कैपेसिटी कम हो गई वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, इसलिए वो वाटर वेपर्स इस बोतल के साथ आके चिपक गए। दिस हैपेंस बिकॉज द कोल्ड वाटर बॉटल कूल्स द एयर अराउंड इट causing the water vapors in the air to condense into liquid water on the bottle surface। तो वजह ये बनी कि इस वाटर बॉटल को जब आपने रूम टेम्परेचर पे रखा तो इसने अपने साथ टकराने वाली हवा को ठंडा कर दिया। जब वो हवा ठंडी हुई तो उसके अंदर जो वाटर वेपर्स मौजूद थे वो कंडेंस हो गए, क्योंकि वो मजीद उनको होल्ड नहीं
निकाल सकती थी, तो वो वाटर वेपर्स इसकी सतह के साथ आके टकरा गए। इट्स अदर एग्जांपल आर फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स ऑन ग्रास, फॉगी कार, विंड स्क्रीन, फॉगी बाथरूम मिरर्स एटसेट्रा। इसकी बाकी जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि आपने देखा होगा सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप्स ग्रास के ऊपर पड़े हुए होते हैं, तो वजह ये होती है कि रात के वक्त हवा ठंडी होती है, अपने अंदर से नमी निकाल देती है, तो वो ग्रास के ऊपर चिपक जाती है। सुबह जब सूरज शुरू होता है उसके बाद आप देखें तो वो फॉग आस्ता आस्ता उड़ने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको हीट मिलती है, हवा गर्म होती है, इन ड्रॉप्स को उड़ा के ले जाती है। उसके अलावा सुबह सुबह आप देखें विंड स्क्रीन जो सी होती है गाड़ी की, उसके ऊपर फॉग जमी हुई होती है, वो भी सेम एग्जांपल है। उसके अलावा सर्दियों में बाथरूम के जो मिरर्स होते हैं वो भी फॉगी हो जाते हैं। वजह ये है कि घर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से उस शीशे के ऊपर ड्यू जम जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ा कि लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड क्यों चेंज होती है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा कि लिक्विड से गैस कन्वर्ट होने के लिए एक वेपोराइजेशन का अमल होता है और एक इवेपोरेशन का अमल होता है। वेपोराइजेशन वो होती है जिसमें हम खुद से लिक्विड को हीट देते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, उसके बाद उसके अंदर से वाटर वेपर्स उड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इवेपोरेशन कुदरती अमल है जिसमें आपको हीट देने की जरूरत नहीं होती, वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ऑटोमेटिक हो रही होती है और खुद से हो रही होती है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की कोई कैद नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा कि गैस से लिक्विड में वापस आने के लिए कंडेंसेशन का अमल होता है। वजह ये होती है कि जो गर्म हवा होती है अपने अंदर ज्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखती है, लेकिन जब वो ठंडी होती है तो उसकी यह कैपेसिटी कम हो जाती है, वो अपने अंदर से वाटर वेपर्स को निकाल देती है। इस वजह से वो वाटर वेपर्स गैसीय स्टेट से दोबारा वाटर में आ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं कि ये कंडेंसेशन का अमल हुआ है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाई थी कि फ्रिज में से ठंडी बोतल निकाले तो रूम टेम्परेचर के ऊपर उसके ऊपर कंडेंसेशन का अमल होता है, गाड़ियों की विंड स्क्रीन के ऊपर और गास के ऊपर सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप देखें या आपके बाथरूम के जो शीशे हैं उन पे भी ये अमल हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।